तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोगों ने पिछले टर्म पे जो पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कि कुछ इस मतलब हम ट्रायंगल वाले पोजीशन दो इलेक्ट्रॉन दो चार्ज रखे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन के प्रॉब्लम पड़े थे। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन भी स्टार्ट ही कर दिया था और मैं बोला था कि ये नीट बोर्ड और जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नीट और बोर्ड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अब उस पर कुछ हम लोगों ने एप्लीकेशन किया था, एक दो क्वेश्चन आज करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ के हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीख रहे हैं, अभी उसके बाद अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो F इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है फोर्स, तो उसका एप्लीकेशन देखेंगे। आज ये दो टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन तो अभी बहुत बचा है, लेकिन वो हम बताते रहेंगे नीट में क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में ही एक प्रॉब्लम मैं आपको बोलूं, एक क्वेश्चन में बोलूं फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और आपको ये डायग्राम दिया है, ये दिया है जैसे, ठीक है। ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ 3Q चार्ज है, यहाँ भी 3Q चार्ज है, यहाँ -4Q चार्ज है, साइड ए का है। अब मुझे बताओ ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। तो कैलकुलेशन के लिए मैं आपको बताया था कि कैलकुलेशन के लिए हमेशा जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे 1 कूलम का पॉजिटिव चार्ज मान लिया करो, तो जो फोर्स आएगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाएगा। नियम याद रखना। तो इस पॉइंट ए के लिए हम देखो सब सारे फोर्स, सारे पॉइंट के द्वारा लगने वाले फोर्सेस, इससे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ऐसे ज्वाइन किया जाए, ऐसे ज्वाइन किया जाए, तो याद करो ये एक वर्टेक्स छोड़ के जो डिस्टेंस होता है √3 टाइम्स होता है ए का, ए √3 होता है। अच्छा ये भी एक वर्टेक्स छोड़ के, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है क्या पूरा, तो यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। तो पता चल गया ए पॉइंट के बारे में देखा जाए ध्यान से, तो ए पॉइंट के बारे में मैं, ये दोनों नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ/A², और ये भी हो जाएगा KQ/A², ठीक है। ये दोनों एंगल कितना हो गया 120 डिग्री, प्लस इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होगा, तो ए पॉइंट पर ही इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे आएगा, तो इस तरह आएगा। तो इस तरह हम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, एक इधर एक इधर, ये दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री, 3KQ/A √3 का होल स्क्वायर होता है 3A², 3KQ/3A² प्लस इसी ए पॉइंट पर नेगेटिव की वजह से फोर्स जो होगा 2A डिस्टेंस है, तो 4KQ/4A²। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए, EA जो आएगा, देखो तीनों को जोड़ो तो कितना आ रहा है, तो ये क्लियर है, इसका रिजल्टेंट इधर से पास होगा, इसका रिजल्टेंट इधर से पास होगा, तो ये रिजल्टेंट क्या होगा, दो इक्वल वेक्टर होते हैं, फॉर्मूला होता है 2E, E बोले तो KQ/A² को अगर हम E बोल दें तो 2E cos 60 1/2 प्लस इसके द्वारा ये माइनस होगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, ये E ही है, देखो ध्यान से, तो 2E cos 30 √3/2 प्लस E डायरेक्ट। अब देखो E की वैल्यू रख दो, KQ/E हम इसको मान के चल रहे, रख दो, देखो आंसर आ गया, ठीक है।
तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन पे हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, हमें लग रहा है ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। एक और करना चाहें अगर तो कर ही सकते हैं, ज़्यादा करने का कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। ठीक है, अब पिछले टर्म पे भी काफ़ी किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था हम लोगों ने। जैसे मान लो, चलो हवा में बताओ एक आध दो क्वेश्चन। ये स्क्वायर है, क्यू चार्ज रखा है, क्यू चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज रखा है, बताओ इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इस जगह पे माइनस की वजह से इधर फोर्स लगेगा, एक कूलम का चार्ज रखेंगे तो के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसकी वजह से इधर लगेगा के क्यू बाई ए स्क्वायर, इसकी वजह से इधर लगेगा के क्यू बाई टू ए स्क्वायर। अब के क्यू बाई टू ए स्क्वायर की बात करो तो इसके दो कंपोनेंट बना लो। अब इन तीन वेक्टर को सिंप्लीफाई करना है। तो देखो नियमतः क्या है, करने का दोनों तरीका है, चाहे कंपोनेंट में ब्रेक करके आई जी के फॉर्म में सॉल्व करो, चाहे तो देखो ये दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर रूट टू, और ये 45 डिग्री, ये भी बीच से जाता है पता है 45 डिग्री। तो इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों बराबर नहीं है, देख लेना ये दोनों बराबर नहीं है, तो बीच से तो नहीं जाएगा, जो ज़्यादा तो मतलब इधर कहीं से जाएगा रिजल्टेंट। मैग्नीट्यूड लेकिन लिख सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी के क्यू बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आ गया यही, यानी कितना आ गया, 4 दूना 8 1 9, 3/2 के क्यू बाई ए स्क्वायर, आंसर आ गया। तो बात समझ में आया अपने को कि कैसे भी प्रॉब्लम रहेंगे हम लोग कर ले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना मतलब आपको समझो, बार बार मैं बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। एक कूलम का चार्ज वहाँ पे रखा है, उस पर फोर्स लिखना है, बहुत प्रैक्टिस किया है इस पर। अब हम लोग अगले टॉपिक भी पढ़ ही लेते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी होगा बहुत। वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करो वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स भी हम लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ा था। तो जैसे वो पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी पढ़ेंगे। मान लो एक पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, एक पॉइंट बी है। इस पिछली बार क्या था, यहाँ पे एक चार्ज था, उस पर फोर्स निकाला था। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, मतलब ई कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, तो जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है उसका खुद का पोजीशन क्या है, आर ए। जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उसका खुद का पोजीशन क्या है, आर बी। क्या ये वेक्टर बी का पोजीशन ए के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, बी का पोजीशन आर वेक्टर। तो आर वेक्टर की वैल्यू कितना होगा, आर वेक्टर हम लोग लिखेंगे आर बी माइनस आर ए। क्या आर वेक्टर को हम लोग आर बी माइनस आर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस पॉइंट के द्वारा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितना होगा, ई होगा। और ये मैग्नीट्यूड आप सभी लोग देख पा रहे हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ई तो लिख ही सकते हैं कि क्यू बाई आर स्क्वायर, ये दूरी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैप। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो आर कैप है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही है जो आर कैप का डायरेक्शन है, आर कैप लिख सकते हैं। आर कैप लिखना हमें आता है के क्यू बाई आर स्क्वायर को क्या लिख सकते हो,
आर बी माइनस आर ए का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। और ये भी क्या लिख सकते हैं वेक्टर फॉर्म में, आर बी माइनस आर ए। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, इसको ये लिख सकते थे ना, मॉड ई वेक्टर आर बाई आर अपॉन मॉड ऑफ आर बी माइनस आर ए। यानी ई वेक्टर क्या आया, के क्यू बाई मॉड ऑफ आर बी माइनस आर ए का होल क्यूब आर बी माइनस आर ए। याद रखिएगा ये बात कि यहाँ पे क्यू वेक्टर फॉर्म में क्यू को आपको विथ साइन रखना है। क्यू की वैल्यू साइन के साथ, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, विथ साइन रखना है। वैसा ही फोर्स जैसा था वैसा ही आया है। देखो फोर्स में भी जिस पर फोर्स बताना होता था वो वेक्टर माइनस जिसके द्वारा, अभी भी वही बात है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है वो पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा बताना है। ये तो एक पॉइंट चार्ज है। अगर मल्टीपल पॉइंट चार्ज होते हैं, ये समझ में आता भी होगा, ये बहुत आसान बात है। अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस होते हैं, कई पॉइंट चार्जेस होते हैं, तो क्या होता, बहुत ढेर सारे पॉइंट चार्जेस होते हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे होता ए, एक पॉइंट यहाँ पे होता बी, एक पॉइंट यहाँ पे होता सी, और अपने को पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। ये Q1 होता, ये Q2 होता, ये Q3 होता। इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, जो कि जानते भी हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम, तो सुपरपोजिशन थ्योरम फोर्स में भी किया था, यहाँ पे भी कर रहे हैं बोर्ड के लिए, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट है। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P is same as the vector summation of electric field due to individual charges at that point। तो इसी बात को लिख लेंगे आप लोग लेक्चर में। तो खुद के जो पोजीशन वेक्टर हैं वो तो पहले पता ही करना पड़ेगा। तो मान लो इसका आर ए, इसका खुद का आर बी, इसका खुद का आर सी, मुझे जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है उसका पोजीशन वेक्टर आर पी, जिस पर मुझे फील्ड बताना है उसका आर पी। तो एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो मुझे बताना है वो कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी। ऐसे ही किया करो। अब एक एक करके लिख लिया करो। ए के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो अलग से, बी के द्वारा लिखो अलग से, सी के द्वारा लिखो अलग से। ए के द्वारा क्या होगा, अब देखो डायरेक्ट बताना सीखो। पहले ए ये है Q1 अपॉन जिस पर बताना है वो पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा बताना है, तो आर पी माइनस आर ए का क्यूब आर पी माइनस आर ए हो गया। ऐसे यहाँ पे B पर KQ2 बाई आर पी माइनस आर बी का क्यूब आर पी माइनस आर बी, KQ3 आर पी माइनस आर सी का क्यूब आर पी माइनस आर सी। हो गया, आंसर आ गया सबके द्वारा। इसके द्वारा भी आ गया, इसके द्वारा भी आ गया, इसके द्वारा भी आ गया। E3 E1 E2 मतलब EB ये EC। तो ये वेक्टर फॉर्म का तरीका रहा। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक
वेक्टर फॉर्म आपको समझ में आना चाहिए कि ज़रूरी होता है। कई बार जब 3D में दिया हो पॉइंट चार्ज तब वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना होता है। जैसे मान लो कभी आपको क्वेश्चन दिया हो, एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया जाए, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 2,4,8। ध्यान समझो कब अप्लाई करना होता है वेक्टर फॉर्म, जब समझ में ही ना आए वो पॉइंट कहाँ पे है, वो 2D में ना हो। अब ये तो 3D में पॉइंट है ना, तो इसको डायरेक्ट इसका इमेज तो हम सोच नहीं सकते हैं, उसको प्लॉट नहीं कर सकते। वो पॉइंट जब दिखता है सीधा ये तो डिस्टेंस बना देते हैं डायग्राम, ऐसे में तो हवा में हो जाएगा। तभी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिस ड्यू टू point charges Q1 equal to 4 microcoulomb and Q2 equal to 6 microcoulomb placed at placed at 4, 6, 4, 5, 12 and 3, 8, 6। समझो तो ये 2 पॉइंट, ये चार्ज यहाँ रखा है, ये चार्ज यहाँ रखा है, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो देखो नियमतः क्या कहते हैं कि अब इसको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है ये पॉइंट कहाँ पे है कहाँ पे है, तो ऐसे प्रॉब्लम में वेक्टर यूज होता है। वो मतलब वेक्टर कहाँ अप्लाई करना है वेक्टर फॉर्म, तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए। अब ये तो डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है ये कहाँ रखा है यार, ये तो 3D में समझ में नहीं आता, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम वेक्टर से करते हैं। तो मान लो Q1 चार्ज जो है उसका पोजीशन वेक्टर R1। देखो एक चार्ज मान लो Q1 रखा है, एक चार्ज मान लो Q2 रखा है, यहाँ पे मुझे पॉइंट P है 2, 4, 8, ये कोऑर्डिनेट है Q2 3, 8, 6, ये कोऑर्डिनेट है 4, 5, 12। ये एक्चुअल कोऑर्डिनेट मैंने नहीं बनाया, मैं रैंडम बना रहा हूँ, उससे कोई लेना देना है नहीं, बस थोड़ा सा गलत ही इमेजिन करने के लिए, लेकिन इमेजिन करने के लिए मुझे ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और मुझे ये चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड E2। तो देखो EP जो होगा, इस पॉइंट को P बोल दे, तो EP क्या होगा, E1 प्लस E2। E1 Q1 की वजह से है, तो कि Q1 अब Q1 की वजह से है तो इसका खुद का पोजीशन वेक्टर कितना है R1। R1 हो जाएगा 4i प्लस 5j प्लस 12k, RP हो जाएगा 2i प्लस 4j प्लस 8k, R2 हो जाएगा 3i प्लस 8j प्लस 6k। देखो E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 एट P, तो k की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹। अब तुम लोग कहोगे k की वैल्यू क्यों रख दिया, तो ये दिया है न्यूमेरिकल तो उसको भी रखना पड़ेगा, इंटू क्यू की वैल्यू कितना है 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन ये डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस, तो ये क्या लिखा है, ये वेक्टर कौन सा है,
आर पी माइनस आर ए, जिधर हेड होता है वो पोजीशन वेक्टर माइनस जिधर टेल होता है वो होता है नियम। आर पी माइनस आर वन कितना आएगा देखो इसका मॉडुलस, तो आर पी माइनस आर वन का मॉडुलस कितना आएगा बात देखेंगे हम लोग। पहले आर पी माइनस आर वन कैलकुलेट कर लें। आर पी माइनस आर वन -2i -j प्लस -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 1 5 16 5, ये 16 और ये 5 √21 का क्यूब करना है तो 21 √21 आ जाएगा, क्यूब होता है। इधर क्या हो जाता है यही वेक्टर -2i -j -4k। E2 कितना आएगा 9 × 10⁻9 × 6 × 10⁻6 अपॉन। अब मुझे RP माइनस R2 भी चाहिए। RP माइनस R2 कितना आएगा RP माइनस R2 तो -i -4j माइनस क्या अब प्लस 2k कर दिया जाए तो ये भी देखो कितना आ रहा है 1 16 1 17 4 21 21 √21 -i -4j प्लस 2k। अब दोनों जोड़ दो, देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन वेक्टर फॉर्म में इस तरह होता है। अगर पोजीशन दिए हैं तब आप ऐसे कैलकुलेट करोगे। कई बार आपको पोजीशन वेक्टर में कह रहा हूँ कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ज्योमेट्री के फॉर्म में दिया है तो भी वो आपको आना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम में फिट करना। जैसे मान लो आपको इस पॉइंट पे यहाँ पर एक चार्ज रख दूँ मैं माइनस का q, यहाँ पे एक चार्ज रख दूँ q, इसका कोऑर्डिनेट -a,0, इसका कोऑर्डिनेट a,0, यहाँ पे एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट 0,a है। आपसे पूछ रहा है फाइंड EP वेक्टर फॉर्म में, तो ठीक है EP पूछ रहा है तो एक तो हम लोग बेसिक जैसे समझ में आ रहा है बेसिक सही ज्योमेट्री से ही यूज करके करना चाहे तो देखो क्या होगा। इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये E ऑफ -q, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये E ड्यू टू q। अब मैग्नीट्यूड वाइज दिख रहा है कि ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि E ड्यू टू q कितना है kq/a और a√2 2a² और E ड्यू टू -q कितना आएगा kq/a²। ज्योमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो ये दोनों बराबर हैं तो रिजल्टेंट, अब देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। इनफैक्ट ये 45 डिग्री है, दिख भी रहा है थीटा कितना है 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा = 1/1, तो ये रिजल्ट आ जाएगा 2e cos थीटा, क्योंकि ये भी थीटा होगा ये भी थीटा होगा। तो EP डायरेक्टली देखो आ गया कितना आ गया EP, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ EP डायरेक्टली आ गया, मैग्नीट्यूड डायरेक्ट लिख लिया देखो 2a², ये भी होगा सॉरी, मैग्नीट्यूड डायरेक्टली 2a की जगह लिख सकते हैं kq/2a² cos 45 डिग्री और डायरेक्शन i देखो आ गया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको वेक्टर के फॉर्म तरीके से कैसे करेंगे, ये बेसिक मेथड है जो कि हम लोग ज्योमेट्री से जानते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसे यूज करेंगे, तो वेक्टर फॉर्म यूज करने का तरीका, तो हमें EP चाहिए तो E ड्यू टू -q एंड E ड्यू टू q, दो चार्ज है तो दोनों की वजह से, तो E ड्यू टू -q डायरेक्ट लिखो। देखो डायरेक्ट लिखना भी सीखो। किसके द्वारा -q यहाँ पे है तो मैग्नीट्यूड पार्ट पहले लिखो,
इधर वेक्टर रहता है, तो ये वाला लिखो पहले के क्यू माइनस साइन के साथ, क्योंकि माइनस है साइन रखा जाता है इसमें। जिस पर बताना है वो उसका कोऑर्डिनेट, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आरपी दिया है एजे। जिसके द्वारा बताना है उसका पोजीशन वेक्टर मान लो R1 जो कि माइनस AI है। तो जिस यहाँ पे क्या होता है, जिस पर बताना है वो पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा बताना है, तो AJ माइनस AI और इधर भी हो जाए का क्यूब AJ माइनस AI। बहुत बढ़िया। E ड्यू टू माइनस क्यू कितना आया, सिंप्लीफाई किया जाए तो माइनस के क्यू अपॉन ये A√2 है, 2√2 A क्यूब AJ माइनस AI। अब थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहो तो इसे कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे। E ड्यू टू क्यू कितना आएगा, अब इसको डायरेक्टली इसको भी लिखना सीखो तो के क्यू अपॉन इस बार AJ माइनस ऑफ माइनस AI, क्योंकि R2 जो दिया है वो माइनस AI है तो प्लस हो जाएगा, AJ प्लस AI हो जाएगा का क्यूब AJ प्लस AI। देखो अब इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे, ये तो A√2 लिखा है, A√2 का क्यूब 2√2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा E ड्यू टू क्यू के क्यू बाई 2√2 A क्यूब AJ प्लस AI। अब दोनों जोड़ दो तो EP आ जाएगा, दोनों जोड़ दिया जाए तो EP आ जाएगा। EP की वैल्यू बता दो कितना आएगा। देखो माइनस, अब इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो AJ से AJ कट जाएगा, AJ से AJ कट जाएगा, डायरेक्ट 2AI आएगा, 2 से 2 देखो कट जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, देखो बच जाए। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको वेक्टर फॉर्म भी आ ही चुका है। वेक्टर फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसी में मैं करा नहीं रहा हूँ, आप लोग खुद कीजिएगा इस प्रॉब्लम को। लेक्चर नोट्स में दिया है, इसके बाद एक और भी बना के दिया हूँ मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बताओ। इसी में अगर मैं बोल दूँ कि भाई यहाँ पे एक चार्ज क्यू माइनस क्यू है, यहाँ -2Q है, यहाँ Q है, यहाँ -2Q है, सॉरी +2Q है, 2A,0 माइनस का -A,0 A,0 एंड 2A,0, तो यहाँ पे पॉइंट 0,A है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो सिमेट्री से तो समझ में आ रहा है कि सर इसके द्वारा इधर आएगा, इसके द्वारा इधर आएगा, इसके द्वारा इधर जाएगा, इसके द्वारा इधर जाएगा। तो इन दोनों को एक साथ लोगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा, इन दोनों को एक साथ लोगे तो रिजल्टेंट इधर आएगा। सिमेट्री तो देख के समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, ये सिमेट्री से समझ में आ गया। और कैलकुलेशन पार्ट ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड करता है कि आप ज्योमेट्री से डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि आप वेक्टर फॉर्म में। मैं बोलूँ दोनों ही आसान है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कई बार वेक्टर फॉर्म बहुत आसान बन जाता है, कई बार मतलब वेक्टर पे थोड़ा दिमाग कम लगाना पड़ता है, डायरेक्ट फॉर्मूला रखते चलो हो जाएगा। चलो तो वेक्टर फॉर्म के एक और अच्छे एप्लीकेशन हम बताएं जो कि आप कर सकते हो ज्योमेट्री से भी, वेक्टर से भी। इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन, जैसे मान लो कि यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है। मुझे यहाँ से किसी हाइट A पर, O से हाइट A पर एक पॉइंट P है, इस फाइंड EP इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, ये भी स्क्वायर है। तो अब इसको करना है तो इसको दोनों ही तरीके से किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को करना है तो हम एक तो बेसिक मेथड यूज़ करते हैं और वेक्टर फॉर्म से भी करते हैं, दोनों तरीके से करके दिखा देते हैं आपको। बेसिक करना होगा तो देखो ज्योमेट्री डायरेक्ट देखो, ज्योमेट्री कैसे दिख रहा है। हम बोले तो हम एक पार्ट की बस बात कर रहे हैं, पहले ज़्यादा हम यहाँ पे बात करें
तो इसके द्वारा यहाँ वाला जो चार्ज है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होगा, सबके द्वारा ऐसे ही बनेगा, चारों के द्वारा, किसी एक के द्वारा मैं बना रहा हूँ। ये लेंथ ए है, ये लेंथ आप बताओ तो a√2 होगा, ये हाइट है तो 90 डिग्री पे होगा, ये एंगल अगर थीटा बना रहा है तो ये भी एंगल थीटा बना रहा होगा। ये ज्योमेट्री से दिख रहा है कि ये सब की मैग्नीट्यूड सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और वो भी कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, वो हो जाएगा √a² प्लस a²/2 √3/2a। तो KQ/a², 3/2a², सब ऐसे ही आएंगे। तो E cos थीटा वाला एक कंपोनेंट आएगा और E sin थीटा, आपको समझ में आ रहा होगा, E sin थीटा कट जाएगा जब इसको लोगे, तो इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा। E sin थीटा और E cos थीटा, सिमिलरली ये दोनों से, तो आंसर क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल वाला कट जाएगा, यानी EP जो बचा वो 4E cos थीटा। तो आप बताओ 4E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 2KQ/3a², cos थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो cos थीटा इस ट्रायंगल में देख के बताओ, बेस, ये बेस है अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन √3/2a। देखो हो गया बहुत आसानी से, ये ज़्यादा आसान बना। ठीक है, अब आपको इसी प्रॉब्लम को 3D का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा है ये एंगल वगैरह, तो आप अगर करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म से कैसे करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में करना क्या होगा, कुछ करना नहीं है, आपको इसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके फिट करना होगा। ये आपको डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्योंकि IJ रहेगा तभी तो देख पाओगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाके हम इसको फिट करना चाहें तो हम मान लो, अगर ऐसे पिछले टर्न पे हम लोगों ने ऐसे बनाया था स्क्वायर, अब इस बार स्क्वायर को ऐसे रख दें, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, जल्दी जल्दी सोचो दिमाग में। a,0 नहीं होगा क्योंकि ये डायगोनल है, डायगोनल खुद ही कितना है a√2, तो आधा a/√2, 0, ये हो जाएगा 0, -a/√2, 0, 0, a/√2, 0, और ये कितना हो जाएगा -a/√2, 0, और जो पॉइंट है जहाँ पे मुझे बताना है वो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 0, 0a। अब चारों की वजह से बताना है मुझे, जैसे इसका नाम दे दे ABCD, तो मुझे E जो लिखना है वो लिखना है E/A प्लस D/B प्लस D/C प्लस D/D। ये बहुत रटा रटा है प्रोसीजर है, इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं होता, बस कैलकुलेशन ज़्यादा होता है। नियम याद रखो, A के द्वारा मतलब ये चार्ज है, तो चार्ज कितना है KQ/, जिस पर बताना है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस जिसके द्वारा बताना है उसका पोजीशन वेक्टर, तो जिस इस पे AK है माइनस इसका पोजीशन वेक्टर -a/√2i है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a/√2i का क्यूब AK प्लस a/√2i हो गया ये। अगर मैं EB पूछूँ इसी तरह से, आप बताओ तो EB कितना होगा, कुछ कष्ट नहीं है, एकदम साफ साफ दिख रहा है, KQ/AK। इस बार देखो माइनस, इसका पोजीशन वेक्टर खुद का क्या है, इसका पोजीशन RB कितना है, RB है a/√2j, तो माइनस इस बार हो जाएगा a/√2j, और इधर कितना हो जाएगा AK माइनस a/√2j। सिमिलरली EC कितना आ जाएगा, KQ/mod ऑफ AK, C जो है a/√2 माइनस a/√2i, AK माइनस a/√2i। बहुत आसानी से करते चलो। ED लिखो, KQ/
ए के डी पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बाई रूट टू जे ए के प्लस ए बाई रूट टू जे। अब ध्यान से देखो, इस चारों को अगर जोड़ दो तो मुझे जो दिखाई दे रहा है ये वैल्यू तो क्यूब करोगे तो 3/2 रूट 3/2 आएगा। ये मैग्नीट्यूड सबका सेम आएगा, देखो सबका मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है, सॉरी ये क्यूब है। तो ये मॉड क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस 1/2, यदि 3/2 का क्यूब करोगे तो डायरेक्ट मैं लिखना चाहूँ सबसे जो चीज़ कॉमन आ रहा है वो आ रहा है के क्यू अपॉन 3/2 अंडर रूट ऑफ 3/2 ए स्क्वायर ए क्यूब। और वेक्टर जो अंदर बच रहा है वो जोड़ने जाओगे तो इनको 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 इनको, क्योंकि ये सब में बराबर था तो कॉमन कर लिया। अंदर जो बच रहा है देखो, माइनस दिस प्लस से कैंसिल, ये प्लस ये माइनस कैंसिल, सबका 4ak बचा। देखो आ गया 4ak, तो आ ही रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। तो यहाँ तक बात रही वेक्टर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म अप्लाई करना हम लोगों ने लगभग सीख लिया। अब जैसे आपसे बोलूँ मैं कि बस एक हवा में करते हैं, इसको ज़्यादा करेंगे नहीं, इसको आपसे मैं पूछूंगा, इसको वेक्टर से आप करेंगे, मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ पी पॉइंट पे, इसको वेक्टर से कीजिएगा, घर पे ज़रूर कीजिएगा, क्यू 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 क्यू, ये साइड ये हाइट ए है, ये भी ए है, रेगुलर हेक्सागन है। तो बताओ क्या होगा, तो बहुत आसानी से सोचो, तो किसी एक के द्वारा कितना होगा, ये बनेगा ऐसे जाएगा, तो किसी एक के द्वारा अगर ये जा रहा है तो देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू कितना होता है, ए होता है, ये एंगल 45 डिग्री होगा क्योंकि ये भी 45 दिख रहा है, देखो ध्यान से, तो ये और ये, तो ये डिस्टेंस a√2 होगा, ये ई तो छवों की वजह से ई, तो आंसर क्या आएगा 6e cos 45 डिग्री, क्योंकि सबके लिए सेम है। 6e की वैल्यू होगा के क्यू बाई 2a स्क्वायर 1/√2, बस ये आंसर आ गया। अब समझो इसको जो वेक्टर से करोगे थोड़ा ज़्यादा टफ पड़ेगा, छवों का कोऑर्डिनेट लिखोगे पहला, फिर 6 को वेक्टर फॉर्म में लिखोगे, बहुत लेंथी पड़ जाएगा। ये एक लाइन में आ जाता है, लेकिन ये एक लाइन में उनके लिए जो थोड़ा समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग वेक्टर के, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये तो पूरा हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में सब वेक्टर फॉर्म वगैरह जो भी पढ़ना था सब पढ़ लिया। अब समझो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फोर्स में जितना पढ़ा था वो सब कवर हो गया 2 लेक्चर में। तो मैं कहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो हो गया। अब आपको क्या करना है कि F इक्वल टू QE जो हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। इस फोर्स का क्या पढ़ना है, इस तरह के फोर्स का एप्लीकेशन। इसमें ये नीट, बोर्ड और जेई तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीट के लिए तो खास करके कई बार क्वेश्चन, हर दूसरे साल एक क्वेश्चन आ जाता है, हर ही साल लगभग आता है। नीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसका एप्लीकेशन। तो आप बताओ, अगर एक पॉइंट Q है, एक पॉइंट Q1 है, एक पॉइंट Q2 है, तो Q1 का खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चारों तरफ होगा, बोलो, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब सोचो तो देखो कूलम्स फोर्स के अनुसार यहाँ पे मुझे फोर्स बताना है, तो कूलम लॉ के अनुसार तो बता दोगे कि Q1 Q2 बाई r²। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड से इमेजिन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो K Q1 बाई r², और इस पर फोर्स मुझे चाहिए, तो अब जो चार्ज Q2 है उस पर फोर्स चाहिए, फोर्स एट Q2, तो वो क्या होता है Q2 इंटू उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड,
उस जगह का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, KQ1/r²। तो वही आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि Q इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो दूसरे चार्ज की वजह से होता है, और Q वो चार्ज नहीं है जिसका खुद का इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इसका चार्ज। अब ग्रेविटी में भी तो यही होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो होता है G, वो तो अर्थ का होता है। मास, अब mg आप लिखते हो तो मास जो यूज करते हो, ये पेन है मार्कर, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। अगर मैं 100 ग्राम का बोल दूँ, 100 ग्राम का पेन है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो आप जानते हो 1 न्यूटन, क्योंकि जी की वैल्यू 10 ले लोगे तो 1 न्यूटन फोर्स कैसे आप बोलते हो, इसलिए बोलते हो ना, इसका खुद की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं देखते, अर्थ की वजह से फील्ड इनटू इसका मास mg में। तो वैसे ही दूसरे का Q जो होता है उसका फील्ड नहीं होता, दूसरे का फील्ड होता है इनटू चार्ज, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे इसका फील्ड, इसका चार्ज, अगर इस पर फोर्स मुझे पता करना है तो इसका फील्ड इनटू इसका चार्ज। जिस पर फोर्स पता करना होता है उसका खुद का फील्ड नहीं होता। तो अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, देखो फील्ड कैलकुलेट करना पॉइंट चार्ज की वजह से हम लोगों ने सीख लिया, फील्ड सीख लिया, फील्ड कैलकुलेट करना सीख लिया पॉइंट चार्ज की वजह से। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, और मैं बोल रहा हूँ कि ये एप्लीकेशन F=Q बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, खास करके बोर्ड में भी पूछा जाता है। तो ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आगे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अभी मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो बहुत आसान है, हम पढ़ रहे हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/r², पोजीशन के साथ वेरिएबल आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोजीशन के साथ वेरिएबल हो रहा है। तो पोजीशन के साथ वेरिएबल हो रहा है तो वो नहीं पढ़ना है अपने को, जो जनरली सिलेबस में नीट किया है, अब मेंस में भी आता है। तो हम कौन सा, ये वेरिएबल भी हो सकता है, हम वेरिएबल नहीं पढ़ रहे हैं, हम तब पढ़ रहे हैं जब E क्या हो, कांस्टेंट, किसी रीजन में, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, कांस्टेंट, मतलब इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड बोथ। तो कि अगर मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, ऐसे डायरेक्शन ये दिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड है E0, तो ये रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दे दिया। अगर इस रीजन में मैं एक पॉइंट चार्ज रख दूं Q, उसका मास m है, तो आप बताओ फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स नियम के अनुसार उसी डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में चार्ज है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस पर फोर्स इधर लगेगा F, और फोर्स की वैल्यू बताओ कितना होगा, F1 बोल देते हैं, F1 की वैल्यू कितना होगा A पर, तो FA होगा QE0। एक्सेलरेशन A का कितना होगा, तो फोर्स, ये तो फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स अपॉन मास। तो हम यूनिफॉर्म ही पढ़ना है क्योंकि पोजीशन के साथ वेरी नहीं कर रहा है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, वही एप्लीकेशन। तो एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन आ गया। इसका यूनिट क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख दे तो क्या होगा, -Q, तो -Q इंटू ई, तो -QE का मतलब फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन अब भी कितना आ जाएगा, Q0 इंटू ई, क्योंकि ये विथ साइन रखना होता है फॉर्मूले में, विथ साइन के साथ, तो -QE हो जाएगा। तो ई का डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है, तो इस डायरेक्शन, अब डायरेक्शन आपने अगर इंटरप्रेट कर लिया, इधर बना दे, तब माइनस नहीं लगाना है। ये मैग्नीट्यूड मैं लिख रहा हूँ, वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए विथ साइन है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड की वजह से, नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन बदली गया है। एक्सेलरेशन कितना होगा ए बी, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा Q0 E मास है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताइए, अगर हम बोल रहे हैं आपको कि यहाँ पर एक्सेलरेशन, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ए वेक्टर क्या है
कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म। तो हम लोग जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के जो फॉर्मूले पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी पढ़े वो भी लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़े हैं वो भी लगा सकते हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वो भी पढ़े हैं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम अब समझ में आ गया ना कि अब बहुत सारे प्रॉब्लम बन सकते हैं। जैसे कि आप अभी तक क्या ग्रेविटेशन फील्ड था, फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड था mg नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल की बजाय नीचे था, तो इसको किसी भी डायरेक्शन में दिया जा सकता है। अब बस बदल गया, तो बदल गया तो इस पर प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है, करना सीखते हैं थोड़ा सा। तो इस पे प्रॉब्लम हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।